हाँ, तो मैं अरुण कुमार शुक्ल, हिंदी का एक विद्यार्थी, आप लोगों के बीच में हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ विषय लेकर के आया हूँ। और आज का जो विषय है बड़ा ही इंटरेस्टेड है और मुझको उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। और ध्वनि क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वर्ण क्या है और ध्वनि और वर्ण में अंतर कर सकेंगे, वर्णों के प्रकार को जान सकेंगे और वर्णों के प्रकार में स्वर और व्यंजन के प्रकार से आप जो है पूर्व विधिवत परिचित हो पाएंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम को लगते हैं। तो सर्वप्रथम इस ध्वनि को समझिए। इस वर्ण से पहले ध्वनि की जानकारी आपको क्यों दी जा रही है, इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि एक बार मैंने एक बालक से पूछा कि आप वर्ण की परिभाषा बताएं। छात्र जो उत्तर में बोलता है, कहता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि संकेत जिसका खंडन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उसने बताया अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। तो मैंने इनसे पूछा, फिर दोबारा पूछा, ये बताओ कि ये वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या है, किस प्रकार की ध्वनि है, किस प्रकार की ध्वनि की तुम चर्चा कर रहे हो। तो उसने बताया आचार्य जी ये मैं नहीं बता सकता। तो मैंने कहा क्या घंटे की आवाज से जो ध्वनि निकलती है उसको वर्ण कह सकते हो क्या, या कोई कुत्ता भौंकता है तो उससे जो मुख से जो बाहर की तरफ जो ध्वनि निकलती है, या नदियों की जो कलकल की जो आवाज होती है उसको आप क्या वर्ण कह सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा ही यह जिज्ञासा उसके अंदर की, थोड़ा हम भी जाने कि वर्ण क्या है। और ये संपूर्ण यूपी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के छात्रों के लिए एक बड़ा ही यह विषय थोड़ा सा गूढ़ समझ में आता है। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर इस ध्वनि का रूप ही वर्ण है। अब जो हम बोल रहे हैं या ध्वनि उच्चरित कर रहे हैं, लेकिन ध्वनि में यह इसको स्वन कहा जाता है, स्वन। तो यहां पर आप जान लीजिए कि जो किसी वस्तुओं द्वारा ध्वनि निकलती है, जिसको आप भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ते हैं तो उसको आप साउंड कहते हैं और उसके विषय में बड़ा ही आप व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। परंतु जिस ध्वनि का जो है मैं यहाँ पर विश्लेषण कर रहा हूँ, वह ध्वनि जो है मानव के जो है अंगों द्वारा उसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर तो एक बात क्लियर हो गई कि हम जिस ध्वनि की चर्चा करने वाले हैं, जिसको स्वन कहते हैं, वह मानव उच्चरित ध्वनि की चर्चा करने वाले हैं। तो आप समझेंगे कि ये तो स्वन के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा है कि ध्वनि की उत्पत्ति। अब ध्वनि की उत्पत्ति के संदर्भ में आपको जानना, जिसको एक ध्वनि है वही स्वन की उत्पत्ति के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो ध्वनि की उत्पत्ति का स्थान है ये कहाँ से उत्पन्न होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक चित्र बनाया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आप देखें कि इस चित्र में एक यहाँ पर चित्र बनाया गया, इसमें एक नासिका व्यूवर है जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं, मुंह बंद कर देते हैं तो नाक के द्वारा सांस आप लेते हैं, और ये श्वास जो है यहाँ पर संग्रहित होती है और फिर जो है हम इस सांस को नासिका के माध्यम से निकालते हैं, छोड़ते हैं, निकालते हैं।
लेकिन कहीं आप कभी विचार किए हैं कि इस जो फेफड़े में जो वायु संग्रहित होती है इसका प्रयोग कहीं और भी होता है? विचार करिए फिर से कि जो ये वायु यहाँ पर संग्रहित होता है इसका प्रयोग इस वायु का कहीं और भी होता है? तो इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो है हम बोलते समय जब भी बोलते हैं तो ये जो वायु जो बाहर नासिका के माध्यम से निकल रही थी बोलते समय ये बीच से निकल जाती है ग्रास नली होकर के, और यहाँ पर एक मार्ग खुला होता है, यहाँ पर ये खुला होता है यहाँ ग्रास नली से और जो है श्वास नली दोनों के जो यहाँ पे जोड़ होता है वहां पर एक मार्ग होता है जिससे वायु निकल करके और स्पर्श तंत्र से टकराती हुई और मुंह के द्वारा बाहर निकलती है। आप बोलिए, आप बोलते समय से बोल रहा हूं मैं, अब बोलते समय आप अपने हाथ को अपने मुख के सामने ले जाइए और आप देखेंगे कि कुछ न कुछ वायु बाहर की तरफ निकल रही है। इस वायु का प्रयोग जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यूज करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम बोलते समय करते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड न हो, ये वायु न हो तो हम बोल नहीं सकते। बोलने के लिए इस फेफड़े में वायु का संग्रहित होना आवश्यक है। जैसे आप बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाते समय जब आप फूंक मारते हैं तो बांसुरी में एक ध्वनि जो है निकलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है जो वायु है, और जब जब ये ग्रास नली होकर के स्वर तंत्र से टकरा करके जब यह बाहर निकलता है तो हम जो है ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जिसको ये जो है इस ध्वनियों का उच्चारण होता है। और इस प्रकार के ध्वनि का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसका मूल आधार हमारा फेफड़ा होता है। अब यहाँ पर आप समझ गए कि ये ध्वनि जो है इस स्वर जो मानव मुख द्वारा उच्चारित होता है, जो आपके उसका फेफड़ा जो है आधार होता है, उस फेफड़े में संग्रहित वायु के द्वारा एक ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अब तीसरा आता है वर्ण। अब यहां पर हम चले आते हैं कि वर्ण, थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको चित्र को थोड़ा सा मिटा करके और आप लोग को समझाऊं तो आप लोग बेहतर ढंग से वर्ण की परिभाषा को समझ पाएंगे। तो यहां पर वर्ण, अभी तक तो आपने ध्वनि और ध्वनि की उत्पत्ति, स्वर और ध्वनि के विषय में ध्यान कर रहे थे। वास्तविक रूप में ध्वनि और वर्ण दोनों में अंतर है। कैसे? जब हम बोल रहे हैं, अब बोलते समय जो है किसी आवाज को सुन करके उसका प्रतिलिपि बना रहे हैं तो वह ध्वनि के रूप में हम जानते हैं। लेकिन वर्ण का रूप अब यह धारण करता है जब उसी ध्वनि को हम एक लिपि चिन्ह प्रदान करते हैं, एक लिखित चिन्ह प्रदान करते हैं, तो उसे जो है हम वर्ण करते हैं। अब आप वर्ण की परिभाषा समझ सकते हैं। एक पूर्ण परिभाषा देने का मैंने प्रयास किया है ताकि बालक उसको समझ सके और अपने मन मस्तिष्क में बैठा सके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मानव मुख से उच्चारित, मानव मुख से उच्चारित वह ध्वनि संकेत, वह ध्वनि संकेत
जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, च, ट इत्यादि। मानव रूप से उच्चरित वह ध्वनि संकेत जिसका खंडन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब यहां समझेंगे कि ये ध्वनि संकेत क्या होता है। ये ध्वनि संकेत है क्या? वास्तविक रूप में जो भी पर्यावरण में ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं द्वारा, वह हम उसके संकेत को जो है हम अपने वागींद्रिय द्वारा उसको प्रवाहित करते हैं, उसको जो है हम उच्चारण करते हैं। जैसे एक घंटी की आवाज होती है टन 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 टन। वास्तविक रूप में आप विचार करिए कि क्या जिस प्रकार से घंटे की आवाज निकलती है, क्या उसी प्रकार से आपके वागींद्रिय जो उसी प्रकार से आवाज निकाल रही है? तो नहीं, सेम उस ध्वनि को जो है ये स्वर तंत्र निकालने में असक्षम हो जाता है, तो हम उसे ध्वनि संकेत यानी जो मस्तिष्क होता है उसको ध्वनि संकेत यानी प्रतिलिपि करता है, दूसरा ध्वनि के रूप में जो है वहां परिवर्तन कर देता है, जिसको ध्वनि संकेत करता है। वास्तविक रूप से जो भी प्रकृति में विद्यमान ध्वनि है उसका वास्तविक स्वरूप मुख द्वारा प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सकता, और जब उसको हम ध्वनि संकेत के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वह जो है हम लिपिबद्ध भी कर सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं। तो ये रहा वर्ण। अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वर्ण की प्रथम वरीयता मानव मुख के द्वारा ही उच्चारण होना चाहिए वर्ण का। अगर कोई सियार बोलने लगे, कोई गधा बोलने लगे, आप कहेंगे कि देखो ये जो है कविता पढ़ रहा है, ये जो है व्याकरण का ज्ञान करा रहा है, तो वास्तविक रूप से यह ईश्वर की बड़ा अनुपम कृति है मनुष्य, और यह जो है केवल जो है वाणी मानव मुख द्वारा उच्चरित होती है। वर्णों का उच्चारण का आधार मानव मुख ही है। आज से जान लीजिएगा, कभी भी ये जो अधूरी जो आपको परिभाषाएं देते हैं, ये बात छोटी सी छोटी ध्वनि संकेत जिसका खंडन न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मानव मुख द्वारा उच्चरित तो वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंडन न किया जा सके हम उसे वर्ण कहते हैं। जिससे आपका अ, आ, क, च, ट, त, प इत्यादि आप और भी वर्ण के विषय में जानकारी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया ध्वनि एवं वर्ण में अंतर क्या है। कि जब हम मौखिक वाचन करते हैं शब्दों का जो है या वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे क बोल रहे हैं आपके सामने क, ख, ग, घ, ङ, जब हम वाचन कर रहे हैं तो यह वर्ण का ध्वन्यात्मक रूप ध्वनि के रूप में है, स्वन के रूप में है। इसलिए स्वन के रूप में है क्योंकि एक मानव के मुख द्वारा उच्चारित किया जाना है। परंतु जब हम इसको लिपिबद्ध कर देते, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया क, च, ट, त, प, जब यहाँ पर हमने इसको जो है लिखनीबद्ध कर दिया तो यह एक वर्ण के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए ध्वनियों पर। अब यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण की प्रकार। अब वर्ण के प्रकार में वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन
जन वर्ण। ये जो है वर्ण के दो भेद हो जाते हैं, प्रकार हो जाते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन। अब किसी लड़के से पूछिए कि भाई स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वो कहता है कि जिसका उच्चारण अपने आप, जिन वर्णों के उच्चारण अपने आप हो, उसे हम स्वर्ण का व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन वर्ण का जब पूछा जाता है कि भाई व्यंजन वर्ण की परिभाषा बता दीजिए, तो कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर सहायता प्रदान करे उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वास्तविक रूप से वह फिर से वही गलती करता है जो मैंने आपको वर्ण के विषय में बताया था, ध्वनि के विषय में बताया था, उसी प्रकार से गलती करता है। वास्तविक रूप से पहले स्वर वर्ण को समझने के लिए आपको यह समझ लेने की आवश्यकता है कि ये उच्चारण होते कैसे, वर्णों के उच्चारण होते कैसे। तो इसके लिए मैं फिर से आपको चित्र के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि कैसे उच्चारण होता है। देखिए यहाँ पर ये रहा मुख और ये रहा मुख वीवर, उसके बाद जो है ये ग्रास नली है और ये आपका स्वर तंत्र है। और यहाँ पर आपके जो स्थान है यहाँ पर ये आपके नासिका से जो ये श्वास नली है और ये श्वास नली जाकर के फेफड़े में यहाँ पर मिलेगा, जिसका पूर्व मैंने अपने विवेचन कर चुके हैं। अब यहाँ पर समझिए कि जो प्राणवायु यह जो है इसके बड़े संग्रहित है। अब जब हम बोलते हैं तो बोलने में जिन वर्णों के उच्चारण में मानव मुख के अंग, अब देखिए मानव मुख के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे जीभ है जिसको वागिंद्र भी कहते हैं, तालु, ओठ, दांत, मूर्धा, और भी हैं इसके, लेकिन एक समझाने के लिए कि वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ये जो मानव मुख के अंग हैं, ये जो मानव मुख के अंग हैं, ये बाधा न पहुंचाए, बाधा न पहुंचाए, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पर कि जिन वर्णों के, जैसे से यहाँ पर प्राणवायु निकलेगी यहाँ पर और स्वर तंत्र से बाहर की तरफ जब निकलेगी, तो अभी ये जो प्राणवायु है इनके निकलने पर मानव मुख का जो अंग है, जीभ है, तालु है, दांत है, ओठ है, मूर्धा है, ये बाधा यदि नहीं पहुंचाते हैं और बाधा न सीधे सीधे प्राणवायु फेफड़े से निकली और ग्रसनी होते हैं मुंह से बाहर निकल जाती है, जब ऐसी क्रिया होती है तो उस जो ध्वनि का उच्चारण होता है उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं, उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब बिल्कुल इसके उल्टा, इसके विपरीत में समझें कि जब इस फेफड़े में संग्रहित वायु जब ग्रसनी होकर के बाहर निकलती है और जब इस वायु को, इस प्राण वायु को जगह जगह रोका जाए, किसके द्वारा रोका जाए, तो जीभ है, तालु है, ओठ है, दांत है, मूर्धा है, वर्ष है, इन जो वागिंद्रिय है, जो मुख के अंग है, ये मुख के अंग जब बाधा पहुंचाते हैं तो उसे हम व्यंजन वर्ण करते हैं। तो ये तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया कि स्वर का उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में प्राणवायु सहायता करती है। अब यहां पर लिखेंगे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि वह छोटी स्वर वर्ण लिखेंगे कि मानव मुख द्वारा, मानव मुख
द्वारा उच्चरित वह ध्वनि संकेत जिसके उच्चारण में मुख के अंग बाधा न पहुंचाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मानव मुख का अंग जीभ, तालु, जिह्वा, वर्ष बाधा न पहुंचाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आप खूब बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ये मानव मुख को बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इस परिभाषा को कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंग बाधा न पहुंचाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई इत्यादि। अब देखिए, बोलिए अ, आ, ई, उ। अब यहां ध्यान देंगे कि जो सीधे सीधे वाय बाहर आ रही है, सीधे यहां से उच्चारण हो रहा है आ, तो इसमें मानव मुख के अंग जो होते हैं वो बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। अब समझेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण बिल्कुल स्वर वर्ण के उल्टा इसकी परिभाषा हुई। जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में मुख के अंग जीभ, तालु, ओठ इत्यादि बाधा पहुंचावे उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे क, च, ट, त, प इत्यादि। अब इसको
समझिए, जैसे है क, क का उच्चारण करने में यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर दबाव आ रहा है क। च, च का जब उच्चारण कर रहे हैं तो जो प्राण वायु निकल रही है वो जीभ से वहाँ पर रुकी जा रही है। च, ट, ट देखिए जीभ जो है तालू पर टक्कर मारे है ट। प, ओठ जो है वह वायु को निकलने में बाधा पहुँचा रही है, तो व्यंजन वर्ण से हम कहते हैं। ये आज का जो है, ये जो जितने भी आपके टॉपिक हैं ये समाप्त हुए। हम उसको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लोक कल्याण कार्य से आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी समझ सकें कि वास्तविक रूप से ये जो ध्वनि है या वर्ण है इसका विषय क्या है, और आप लोग इसको और समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।